Am I audible? Yes, ma'am. सो लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे थे ना, लास्ट डे कुछ एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे थे। पहले लिख लीजिए तो कुछ कुछ फॉर्मूला जो जरूरी है आप लोगों को सॉल्व करने के लिए। जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है नोट कर लो, उसके बाद उस पे बेस्ड क्वेश्चंस बनाना और सॉल्व करना जो भी है। कॉम्बिनेशन परमुटेशन का बेस तो हम कर चुके थे। जो सिंपल फॉर्म है लिखिए, फॉर टू सेट्स ए एंड बी for two sets A and B, ब्रैकेट में डाल दीजिएगा डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट। सो प्रोबेबिलिटी जब डिसजॉइंट सेट की निकालनी हो, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B is equal to probability of A plus probability of B। ठीक है, तो डिसजॉइंट सेट है अगर A और B, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, अगर जो भी कंबाइंड उसका, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ। नेक्स्ट लिखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेट A एंड B ब्रैकेट में डाल दीजिएगा नॉट डिसजॉइंट, नॉट डिसजॉइंट। सो अगर डिसजॉइंट नहीं होगा तो अगर आपको A यूनियन B निकालना है, दैट इज इक्वल टू probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B। ठीक है, अगर डिसजॉइंट इवेंट नहीं है तब। क्या हुआ, किसकी तरफ से इतना डिस्टर्बेंस आ रहा है? अगर फिगर्स में देखोगे तो डिसजॉइंट इवेंट और जॉइंट इवेंट में क्या होता है, ये ज्वाइंट इवेंट हो, ए और बी का इसमें कुछ कॉमन एरिया होगा,
जब नॉट डिसजॉइंट वाला केस होगा तो कुछ कॉमन एरिया होगा, और अगर डिसजॉइंट होगा तो दोनों दो इंडिपेंडेंट सेट होगा। इसमें एक इवेंट ये है, दूसरा इवेंट ये है, और दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, कुछ भी कॉमन नहीं होगा इसमें। जब कॉमन वाला कॉन्सेप्ट आएगा तब ये वाला प्रोबेबिलिटी है, नॉट इंडिपेंडेंट, नॉट डिसजॉइंट, और डिसजॉइंट होगा तो ये केस होगा। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला हम लोग तब इस्तेमाल करते हैं, और ये एडिशन थ्योरम है। इसके बाद लिखिएगा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, लिखो इन मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, in multiplication theorem of probability, we calculate the simultaneous occurrence of two or more events. In multiplication theorem of probability, we calculate the simultaneous occurrence of two or more events. ठीक है, लिख लिए। यस मैम। सो इस केस में क्या होगा, आपको दो से ज्यादा इवेंट अगर एक साथ हो रहा है तो आप मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करेंगे। चलो इसमें क्या होता है ये देख लेते हैं। इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी is equal to probability of A into probability of, अच्छा इंटरसेक्शन के केस में नहीं आएगा, ये यूनियन आ जाएगा। A union B is equal to probability of A into probability of, अब देखो इसका एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। एडिशन के केस में तो हम लोग देख चुके हैं, इस केस में देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन है, कोई पर्सन ए है जो कि किसी प्रॉब्लम को, मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया है उसको सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी, तो कोई पर्सन ए है जो किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। कोई भी पर्सन आपके क्लास में से किसी को क्वेश्चन दिया गया है, सॉल्व कर सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2। कोई दूसरा पर्सन बी है जो उसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है और इसकी प्रोबेबिलिटी मान लो 1/3 है। थर्ड पर्सन भी ले लो, मान लो कोई और है जो कि इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन ही है जो एग्जाम के केस में होता है, किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी मान लो 1/4 है। अब क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, पर्सन ए, पर्सन बी और पर्सन सी, तीनों को क्वेश्चन दिया गया है, तीनों के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी ये है। अब क्वेश्चन ये है, प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन दिए हैं, ध्यान से सुनना ये एग्जांपल। किसी एक पर्सन को क्वेश्चन दिया गया, उसकी प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन का जो भी नॉलेज एक्सेप्ट होगा उसके बेसिस पे हमने कहा कि प्रोबेबिलिटी है कि वो इस प्रोबेबिलिटी के साथ सॉल्व कर सकता है क्वेश्चन। दूसरा सेम क्वेश्चन दिया गया दूसरे पर्सन को, उसकी प्रोबेबिलिटी सॉल्व करने की ये है, थर्ड की ये है। अब तीनों में से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है, ऐसा भी हो सकता है तीनों में से कोई भी सॉल्व ना करे। तो क्वेश्चन ये है, अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है इन तीनों में से कोई भी एक पर्सन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुका है।
ये प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या करना होगा आपको, प्रोबेबिलिटी पर्सन ए जो है वो सॉल्व कर दिया है उसकी प्रोबेबिलिटी, साथ में पर्सन बी जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी, और साथ में पर्सन सी जो है वो भी क्वेश्चन सॉल्व कर देगा इसकी प्रोबेबिलिटी। इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तब ये वो केस निकलेगा कि प्रॉब्लम अल्टीमेटली सॉल्व हो गया है। अब वो किस पर्सन ने किया है हमें ये नहीं पता है, लेकिन इन तीनों में से किसी एक पर्सन ने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होता है हमें, 1/2 जो फर्स्ट पर्सन के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है, सेकंड पर्सन के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी दैट इज 1/3। रोशनी, व्हाट हैपेंड? बैठ भी नहीं सकते हो आप लोग क्लास के टाइम में, लेटे हुए हैं आराम से, क्या चल रहा है? एंड सागर, आपने कैमरा ऑन करके कहाँ रख दिया है? और बाकी का तो कैमरा ही ऑन नहीं है। तो ये जो सॉल्व करने का, आप इसको सॉल्व, इसका प्रोबेबिलिटी ओवरऑल कैलकुलेट करो, क्या हो जाएगा, 1/24। ये होगी प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी, अल्टीमेटली क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है उसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, समझ आया क्या है ये? बताओ यस जल्दी मैम। बाकी लोगों को। यस मैम। अब मुझे ये बताइए कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? मैम 1 - 1/24। ठीक है, या फिर इन तीनों में से सपोज ऐसा क्वेश्चन, इसी चीज को अगर मान लो ये पूछा जाए किसी पर्सन, अगर इसी पर्सन की बात करें तो हम इसको निकाल सकते हैं ना, PA' जो इसका जस्ट अपोजिट होता है, ये मैंने बताया था, PA', ये क्या हो जाता है, सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1 है, सपोज 1/2 है, तो नहीं सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 - 1/2। यस मैम। सिमिलरली इस केस में अगर हम आ जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B' क्या होगी, बताओ तो, प्रोबेबिलिटी ऑफ B' क्या हो जाएगी, 1 - 1/3। 1 - 1/3। इस केस में आपका आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सॉल्विंग बाय, प्रॉब्लम इज नॉट बीइंग सॉल्व बाय पर्सन बी, सो दैट इज इक्वल टू 1 - 1/3। चेक भी कर सकते हो आप, ये निकाल लो। नेक्स्ट पर्सन के लिए क्या हो जाएगा, 1 - 1/4, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ डैश शी मैम हम डैश लोग डायरेक्ट 1 - 1/24 लिख सकते हैं। को सॉल्व करके ऐसे यस मैम। लिख सकते हैं, बट क्वेश्चन अगर ऑप्शन रहता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तब तो डायरेक्ट ही लिखोगे ना। यस मैम। लेकिन अगर सॉल्व करना है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तब तो ऐसे नहीं लिखेंगे ना। अब देखो, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने की प्रोबेबिलिटी है, प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, आइदर वो किसने किया है ये मैटर नहीं करता, प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, और सॉल्व होने की अल्टीमेटली प्रोबेबिलिटी ये है। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने की प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली हम इससे 1 - 1/24 निकाल सकते हैं, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, आप इसको कैलकुलेट कर लो, क्योंकि 1/2 आएगा, इस केस में क्या हो जाएगा, 2/3, और इस केस में क्या आ जाएगा, थर्ड वाले में 3/4। अब इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, सो वो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। मतलब इस केस में हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A' यूनियन, या फिर मल्टीप्लाई ही कर लो, यूनियन भी वही आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ B' एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ C' दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे आप इस चीज को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, हो जाएगा 1/2, नेक्स्ट टर्म क्या है 2/3, थर्ड है 3/4। यहाँ सॉल्व कर लो इसको, 1 - 1/24, 1 - 1/24 क्या आ रहा है, 23/24।
और ये आपका हो जाएगा, ये कैंसिल ही है, सो 1/, ये प्रोबेबिलिटी हो गई। देखो इन दोनों में डिफरेंस है। फर्स्ट केस में हमने देखा है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट प्रॉब्लम जो है अल्टीमेटली सॉल्व हो रहा है, किसने सॉल्व किया नहीं पता, अल्टीमेटली प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। यहाँ पे दूसरे केस में क्या आ रहा है, प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुआ है, किसी ने भी सॉल्व नहीं की, इन तीनों में से किसी ने भी नहीं किया है, तभी तो ये केस आएगा। सो वो प्रोबेबिलिटी इस तरह से निकालेंगे। अब इसी तरह से मान लो क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए, तीनों में से किसी एक ने सॉल्व किया है, तो प्रोबेबिलिटी ये है। क्वेश्चन को अगर मान लो इस तरह से, इसी में जो सेम क्वेश्चन है, डेटा सेम है, बस ये बताइए कि अगर प्रोबेबिलिटी ए के सॉल्व करने की ये है, बी के सॉल्व करने की ये है, सी के सॉल्व करने की ये है, और सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी ओवरऑल जो है वो ये है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये किसी एक पर्सन ने सॉल्व किया होगा? इस तरह का भी क्वेश्चन आता है, लेकिन उस केस में क्या हो जाता है कि जो प्रोबेबिलिटी हम लोग सिंपल पढ़ रहे हैं वो प्रोबेबिलिटी वो नहीं हो जाता, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का डेटा हो जाता है वो। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन जो पहले से दिया हुआ है, सिंपल टर्म में आपको निकालना रहेगा तो ऐसे निकालोगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में कुछ डेटा इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा, कुछ जनरेट करना होगा और उसके बेसिस पे सॉल्व करना। जैसे देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, मान लो अगर डाइस थ्रोइंग एक्सपेरिमेंट का डेटा है, सो 1 2 3 4 5 6, इसी केस में जो भी हमारे पास आउटकम होगा वो यही होगा। अगर इसी में कंडीशन डाल दे कि जो फर्स्ट फेस होगा डेटा का, सपोज उस पे आउटकम जो है वो टोटल सम, जो भी डाइस थ्रो कर रहे हो, तो 2 डाइस थ्रो कर रहे हैं और दोनों डाइस के थ्रोइंग में जो भी एक्सपेरिमेंट है उसका टोटल सम जो है वो 8 आ रहा है। फर्स्ट पे कुछ आएगा, मान लीजिए एक डेटा आपने पूरा फर्स्ट डाइस थ्रो किया, कुछ डेटा आया है, सेकेंड डेटा आया है, उसका कुछ रिजल्ट होगा, और अल्टीमेटली जो टोटल सम है वो 8 आना चाहिए। ये कंडीशन इम्पोज कर दिया गया है। अब इस कंडीशन के बाद आपको ये देखना है कि इसके अकॉर्डिंग रिजल्ट क्या लाना है। देखो मतलब कौन कौन सा आपका सब्जेक्ट को लेकर भेज नहीं, कौन कौन सा बैच पहले से आप पहले ये सब देखो इसमें अच्छा है, हमारे पास टोटल रिजल्ट ये आ सकता है, 1 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, 1 4 आ सकता है, आप हमको लेकर 1 5 आ सकता है, 1 6 आ सकता है। मैंने कहा टोटल सम जो है वो 8 आना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी। सो टोटल सम के 8 की प्रोबेबिलिटी तो आप आराम से निकाल लेंगे। दोनों जगह टोटल सम 8 कहाँ होगा, ये 2 + 2, 12 ही तक है आपका ना, 2 3 2 4, 12 ही अलग सकते हैं ना। यहाँ पे देखिए 2 और 6 आ रहा है, तो ये डेटा कहाँ हो जाएगा, 8 आएगा। अब कंडीशन में यही डाल दिया गया है, टोटल सम तो 8 होना चाहिए, साथ में ऐसा हो कि जो सेकंड डाइस होगा उस पे 6 वैल्यू हो। अब मुझे ये बताओ, अब ये कब केस में आ सकता है, जितना भी आउटकम है सारा लिख लीजिए, 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5
5 6 सिमिलरली आ जाएगा 6 5 6 6 सॉरी 6 1 है ना 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। क्वेश्चन में क्या था, जो टोटल सम है वो 8 होना चाहिए और कंडीशन ये है कि जो सेकंड फेस हो किसी एक पे वो 6 होना चाहिए। अब देखो 6 8 यहाँ 2 6 यहाँ आ रहा है 6 2 ये आ रहा है, सो 2/36 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी अगर कंडीशन डाल दिया जाए तब। और ऐसे अगर सिंपली 8 कैलकुलेट करने के लिए कहा जाता तो 8 आपका यहाँ पे भी हो सकता है 3 5 5 3 होगा, ये भी 8 आ रहा है, ये भी 8 आ रहा है, यहाँ भी 8 होगा, 4 4 वाला केस है वहां भी 8 होगा, इन सारे केसेस में 8 हो रहा है और कहीं भी 8 होगा। देखो तो चेक करो तो टोटल सम 8 और कहीं होने वाला है? नो दोनों मैम। डाइस के कॉम्बिनेशन के बेसिस पे कहीं और 8 नहीं है। और कंडीशन डाल दिया था कि जो भी एक फेस हो डाइस का वो 6 जरूर हो उसमें, टोटल सम 8 हो लेकिन साथ में किसी एक फेस पे 6 वाला कंडीशन हो, वो सिर्फ इन दोनों में आ रहा है। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऐसे अगर सिंपली 8 के लिए पूछा जाता तो क्या हो जाता, सिंपली 8 के लिए पूछा जाता तो ये 3 का कॉम्बिनेशन भी होता, मतलब टोटल आपके पास 5 है तो 5/36 आप लिखते। लेकिन अगर कंडीशन इम्पोज कर दिया गया है कि अपर फेस जो है वो ये 6 वाला कंडीशन है तो ये आपका 2/36 हो जाएगा। ठीक है, सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में कोई कंडीशन इम्पोज कर दिया जाता है और रिजल्ट जो है उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। जैसे देख लो इस केस में मान लो अगर हेड टेल का ही कॉम्बिनेशन ले लो, एक कॉइन टॉस कर रहे हैं हेड टेल आएगा, दूसरे कॉइन का कॉम्बिनेशन भी हेड टेल ही होगा। अब इसमें आपके पास जो टोटल आउटकम्स मिलते हैं वो क्या है, हेड हेड का कॉम्बिनेशन टेल हेड हेड टेल और टेल टेल। अब मुझे ये बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड कैसे निकालोगे, वन हेड एटलीस्ट वन हेड क्या हो जाएगा, 4 4 4 का भी प्रोबेबिलिटी होती है 3/4 मैम। 3/4। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड, सो वन हेड इस केस में आएगा, वन हेड इस केस में आएगा और वन हेड इस केस एटलीस्ट वन है, सो 3/4 हो जाएगा। अब अगर कंडीशन ये डाल दे एटलीस्ट वन हेड और इसमें एक कंडीशन डाल दिया जाए कि एक टेल मस्ट है, मतलब एटलीस्ट वन हेड एंड वन टेल, तब क्या करेंगे, तब क्या हो जाएगा, 2/4 2/4 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 4 ही आउटकम्स है इसलिए आराम से बन जाएगा। एटलीस्ट वन हेड और वन टेल, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/4 मतलब 1/2। अगर ये कंडीशन दोनों डाल दिया जाए या फिर ये बोल दिया जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग हेड, सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग हेड ऑन फर्स्ट ट्रायल, सॉरी हाँ फर्स्ट पॉइंट, तब क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग हेड ऑन फर्स्ट पॉइंट।
बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग हेड ऑन फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? बताइए जल्दी से। मैम इसका भी 2/4 ही होगा। 2/4 जहाँ पे फर्स्ट हेड आ रहा है ये वाला हेड और का केस और ये वाला हेड का केस, सही होगा ना? यस मैम। और यहाँ पे हम दोनों क्या निकालने वाले, दोनों का कॉम्बिनेशन मतलब 2/4 ही आ जाएगा। या फिर अगर इसी चीज को सेपरेटली देखें जो हम क्लास में भी एक बार बताए थे, रुक जाओ, दो अलग अलग पॉइंट है, इस केस में पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग हेड, तो इस केस में 1/2। अच्छा पहले एक क्वेश्चन लिखिए तो, उसके बाद हम लोग, ये सारा रूल तो हो ही चुका है, ये तो पता ही था। लिखिए तो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्रॉब्लम being solved by 4 students are, the probability of a problem being solved by 4 students are 1/2, 2/3, 3/4 and 4/5. The probability of a problem being solved by 4 students are 1/2, 2/3, 3/4 and 4/5. Then find the probability. Then find the probability of the problem being solved. Then find the probability of the problem being solved. ठीक है, ये फर्स्ट है। एंड उसी में कर दीजिए the probability of the problem not solved। निकाल के बताओ तो। क्या होगा, कैलकुलेट करके बताइए। जैसे से नया नाम भर दे, अभी तुम्हारा नाम मिल जाएगा, देख ले, चेक कर ले। हेलो हाँ बोलिए, क्या वो सब बोलिए। अनमोल म्यूट करके रखिए, ज्वाइन किए नहीं होती। मैम फर्स्ट का 1/5 होगा। 1/5 ठीक है, यस। और नॉट Yes, ma'am. सॉल्व का 1/20, 120, 120। 1/120। 1/120। यस मैम। अच्छा कैसे कैलकुलेट किए हो? सॉल्व 1 करने माइनस 1 माइनस ही पूरा, तो 1 माइनस 1/5 करोगे तो उतना तो नहीं आ रहा है। 1 सॉल्व करने, माइनस 1/5। देखो इस केस में क्या हो रहा है, आप निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर ए बी सी कंसिडर करें तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी यूनियन सी, तो जो भी है ए इंटू बी सारे में प्रोबेबिलिटी ही है सी एन डी। अगर इसका मल्टीप्लाई कर लोगे तो पूरा का पूरा टर्म ये तो दिख ही रहा है, यहीं पे कैंसिल हो जाएगा, 3 3 4 4, तो सिंपली ये 1/5 आ जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी ये है। अब बताओ, ये यूनियन वाला केस आप ले रहे हैं, ठीक है, कोई भी एक सॉल्व कर देगा तो सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी ये है। अगर
इसमें से अगर यूनियन वाला केस ले लें तो 1 माइनस ये वाला टर्म आप हटा रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन, मतलब यूनियन के केस में आप पूरा लिख भी सकते हैं, चाहे तो नहीं भी लिखेंगे तो मतलब खैर यहाँ पे वही है, ए बी यूनियन सी यूनियन डी, ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना। अगर ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 माइनस 1 बाई मैम 5, रोल नंबर 23 वेटिंग में है। एक मिनट, नहीं है 1 माइनस 1 बाई 5, और इतना लेट क्यों ज्वाइन कर रहा है, अभी वेटिंग में है, मतलब 1 माइनस 1 बाई 5, सो 5 क्या हो जाएगा 4 बाई 5, प्रॉब्लम के सॉल्व नहीं होने की प्रोबेबिलिटी तो 4 बाई 5 आ रही है। यस मैम। कोई भी सॉल्व, देखो क्वेश्चन इस चीज को लॉजिकली समझो, प्रॉब्लम सॉल्व होने का केस क्या है, सपोज घर में कोई प्रॉब्लम है, घर में 10 लोग हैं, 10 में से कोई भी एक प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है तो अल्टीमेटली प्रॉब्लम क्या है, सॉल्व हो चुका। कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया तब क्या होगा, सॉल्व नहीं हुआ। तो यहाँ पे दो केसेस हम प्रोबेबिलिटी में देखते हैं, जो आप टोटल माइनस करके निकाले, यहाँ पे क्या है, किसी ने भी सॉल्व कर दिया तो अल्टीमेटली प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। ये यूनियन वाला केस क्या हुआ, इसमें कॉम्बिनेशन आ रहा है ना सबका, तो कोई भी सॉल्व कर दिया तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 1 बाई 5। अब यहाँ पे जो 1 माइनस ये वाला केस ले रहे हैं, तो किसी एक के भी सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है, अल्टीमेटली प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ पे क्या है, 1 माइनस जब ये कर रहे हैं तो ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी है। अगर इसी चीज में थोड़ा डिफरेंट वे में निकालोगे तो कभी कभी आप ये भी निकाल सकते हैं 1 माइनस 1 बाई 2 फर्स्ट केस में, तो यहाँ पे हम सिर्फ सब्ट्रैक्ट करके लिखते हैं डैश वाला जो केस है। मान लीजिए ये जो है सब पॉजिटिव केस है ये वाला, और इसी का सब नेगेटिव वाला केस ले लो, सो उस केस में क्या आ जाएगा, 1 बाई 2 के केस में सब्ट्रैक्ट करोगे तो अल्टीमेटली 1 बाई 2 हो जाएगा। 2 बाई 3 के केस में 1 माइनस 2 बाई 3 क्या होगा, 1 बाई 3। बोलिए क्या होगा, करके बताओ। 1 by 3 मैम। 1 माइनस 2, हाँ, नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, 1 बाई 4, 1 by 4, नेक्स्ट 1 1 बाई by 5, 5, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखो क्या आ रहा है, 1 by 120 आ रहा। इसको सॉल्व जब कर रहे हो तो 1 बाई 120 आ रहा है। अब देखो इस रिजल्ट में और इस रिजल्ट में क्या डिफरेंस है, कोई मुझे बता सकता है, इन दोनों रिजल्ट में क्या डिफरेंस है। आप यहाँ पे माइनस पॉजिटिव वाला ये सब ले रहे हैं, नहीं सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी, नहीं सॉल्व करने की, इसके भी नहीं सॉल्व करने की, तो यहाँ पे ये टर्म आ रहा है और यहाँ पे ये रिजल्ट है, दोनों में डिफरेंस कोई मुझे बता सकता है। मैम पॉजिटिव वाले में कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर दे रहा है, लेकिन नेगेटिव वाले में कोई नहीं कर रहा है। किसी के भी नहीं सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पे कोई भी सॉल्व नहीं कर रहा है तब ये रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, तब बच गया है सॉल्व करने के लिए 4 by 5। किसी एक ने भी सॉल्व कर दिया है, कोई भी एक सॉल्व कर दिया, मतलब इन तीनों के कॉम्बिनेशन में से किसी ने भी कर दिया, अल्टीमेटली वो प्रॉब्लम सॉल्व हो, उसके बाद नहीं सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी। तो ये देखना, ये प्रोबेबिलिटी जो है वो कम है एज कंपेयर टू इसके, है ना, ये प्रोबेबिलिटी ज्यादा है ना, बताओ। एक काम करो, यस मैम। चलो लिखो तो क्वेश्चन, सॉल्व करोगे तब पता चलेगा। जो प्रोबेबिलिटी थी वही सेट लिख लीजिए, जो प्रोबेबिलिटी अभी लिखे थे ना उसी चीज को लिखो। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इवेंट E1 is equal to 1 by 2. Probability of E2 second event is equal to 2 by 3.
थर्ड इवेंट सिमिलरली लिख दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बिंग, जो भी थर्ड इवेंट है किस चीज की प्रोबेबिलिटी है वो मेंशन नहीं है, 3/4 ये है। कैलकुलेट करने बोला जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2, ठीक है, ये कैलकुलेट करना है। अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E3 dash, probability of E1 dash union E2 dash, probability of E2 dash union E3। कैलकुलेट करो तो ये सारा फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड एंड फोर्थ, और इसमें देखिए है क्या। अच्छा पहले सॉल्व करो फिर। हो गया मैम। हो गया। अच्छा यहाँ पे क्या रिजल्ट आया बताओ। 1/3 फर्स्ट का। 1/3, ठीक है। यस मैम। नेक्स्ट इसका सेकंड रिजल्ट का है 1/8। नेक्स्ट है 1/8, 8 ओके। थर्ड 1/6 1/6, फोर्थ 1/4। 1/6। अब देखो ये चीज जब भी है ऐसे तो सिंपली वर्ड्स में लिखा हुआ नहीं है। अगर वर्ड्स में लिख दिया जाएगा कि मान लो इसी की प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोबेबिलिटी होती तो ये प्रोबेबिलिटी क्या बता रहा है, वर्ड्स में बता सकते हो इसको। ये क्या हो जाएगा, जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुका है आइदर बाय द फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, अगर पर्सन के टर्म में बात करें। दूसरे केस में क्या हो गया है, ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुआ है हाँ ये नहीं हुआ है फर्स्ट 3। और इससे नहीं हुआ है, इसकी प्रोबेबिलिटी है। थर्ड के केस में दोनों से नहीं हुआ है। दोनों में से किसी ने सॉल्व नहीं किया है, उसकी प्रोबेबिलिटी है। और इसमें सेकंड से सॉल्व नहीं हुआ है और थर्ड से सॉल्व हुआ है, इसकी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। यस मैम। और अगर इसी चीज में इसी का नेगेटिव पूछ लिया जाए तो इस केस में क्या करोगे, 1 माइनस ये पूरा सेट यस कर मैम सकते हैं, 1/2 यस निकाल देंगे हम ये भी। इसके केस में करें तो वही चीज 1 माइनस पूरा सेट कर 1/6 सकते हैं, ठीक है। तो किसी एक से सॉल्व हुआ है दूसरे से नहीं हुआ है या फिर टोटल कॉम्बिनेशन के टर्म में क्वेश्चन पूछा जाए तब इस तरह से सॉल्व करना होता है, जो यूनियन के टर्म में आएगा। क्योंकि अगर दोनों में से किसी एक ने सॉल्व किया तो यूनियन ही आएगा हमेशा। दोनों ने सॉल्व कर दिया तो क्या हो जाएगा, इसमें क्या करोगे 1 माइनस E1 कर लो, 1 माइनस E2 कर लो, दोनों में से किसी ने सॉल्व नहीं किया, इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, दोनों फिर मल्टीप्लाई करके निकालो, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन को ऐसे ही अटेम्प्ट करना है, यस मैम। ठीक है ना।